नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं निहारिका स्वर्णिम बोल रही हूँ कर्मा ज्योति सिविल सर्विसेज से। तो चलिए आज 17 जनवरी 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का एक एग्जाम फोकस्ड एनालिसिस करते हैं। आज की हमारी चर्चा गवर्नेंस, इकोनॉमी और इंडिया के फ्यूचर से जुड़े कुछ बेहद ही खास मुद्दों पर होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज हमारी चर्चा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा ताकि हर टॉपिक आसानी से समझ आ सके। हम शुरुआत करेंगे नेशनल न्यूज़ से, फिर इंटरनेशनल और इकोनॉमी के इश्यूज पर आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को एनालाइज करेंगे और फिर इन सारे टॉपिक्स को सीधे प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस से जोड़ेंगे। और हाँ, आखिर में प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और एक क्विक रिवीजन भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नेशनल खबरों से। ये द हिंदू से ली गई हैं और इनका गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी अहम मतलब है। पहली खबर आ रही है वेस्ट बंगाल से। वहां पर ना इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे हम SIR कहते हैं, उसके तहत ऑब्जेक्शंस फाइल करने की डेडलाइन 19 जनवरी तक बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि स्टेट में इस SIR प्रोसेस को लेकर काफी प्रोटेस्ट्स हो रहे थे। देखिए, ये समझना जरूरी है कि SIR है क्या। ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके जरिए इलेक्शन कमीशन पूरी वोटर लिस्ट को अपडेट करता है, उसे एकदम एक्यूरेट बनाता है ताकि कोई भी एलिजिबल सिटीजन छूट ना जाए। अब इस खबर का एग्जाम के लिए क्या रेलेवेंस है वो देखते हैं। ये न्यूज़ सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI के रोल और उसकी पावर से जुड़ी है। ये GS2 का एक कोर टॉपिक है। इससे हमें EISI प्रोसेस की डिटेल्स और एक एकदम सही वोटर लिस्ट की डेमोक्रेसी में क्या अहमियत है ये समझने में मदद मिलती है। और हाँ, ये सिटीजन्स के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने और ऑब्जेक्ट करने के अधिकार को भी हाईलाइट करता है। अगली खबर पार्लियामेंट्री कंडक्ट से जुड़ी हुई है। हाल ही में लोकसभा स्पीकर ने कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि सहमति और असहमति ये दोनों डेमोक्रेसी के रथ के दो जरूरी पहिए हैं, लेकिन ये सब संसदीय मर्यादा और नियमों के दायरे में ही होना चाहिए। यहाँ पार्लियामेंट्री प्रोप्राइटी का मतलब है कि पार्लियामेंट के अंदर डिबेट और बिहेवियर के लिए जो एक रिस्पेक्टफुल और डिसिप्लिन्ड तरीका सेट किया गया है उसे फॉलो करना। ये स्टेटमेंट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के लिए डिसिप्लिन के इम्पोर्टेंस को बताता है। इस कॉन्फ्रेंस में ना आजकल के कई मॉडर्न चैलेंजेस पर भी चर्चा हुई। जैसा कि इस स्लाइड पर देख सकते हैं, इसमें शामिल थे पार्लियामेंट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदारी से इस्तेमाल, सोशल मीडिया का लेजिस्लेटिव कामकाज पर क्या असर पड़ रहा है और इलेक्शंस के अलावा भी लोगों से कैसे जुड़ा जाए। इससे पता चलता है कि हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज भी तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, अब हम अपने एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं और फोकस करते हैं इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक मुद्दों पर। आज का हमारा फोकस है क्रिटिकल मिनरल्स पर, जो इंडिया की फ्यूचर के लिए एकदम बहुत ही जरूरी हैं। तो आखिर ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में, ये वो मिनरल्स हैं जो किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए तो इकोनॉमी के जो मेन सेक्टर्स हैं ना, जैसे डिफेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, सब गड़बड़ा सकते हैं। इसीलिए इनकी सप्लाई को सिक्योर करना किसी भी देश के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी होती है। इंडिया में इन मिनरल्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका मेन रीजन है गवर्नमेंट का फोकस क्लीन एनर्जी पर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर्स जैसे सेक्टर्स पर। ये सभी सेक्टर्स इंडिया के फ्यूचर के ग्रोथ इंजन्स हैं। और इसी बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार ने 2025 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन यानी NCMM को मंजूरी दी थी। द हिंदू के एडिटोरियल में एक बहुत ही आगे की सोच वाला पॉलिसी सजेशन दिया गया है। कहा गया है कि NCMM के अंडर एक डेडिकेटेड प्रोग्राम शुरू किया जाए। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा माइनिंग के कचरे से, जिसे टेलिंग्स कहते हैं, उससे क्रिटिकल मिनरल्स को रिकवर करना। और इसके लिए स्पेशल फाइनेंसिंग का भी सुझाव है। ये ना सिर्फ रिसोर्स एफिशिएंसी बढ़ाएगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत के गोल को अचीव करने में भी मदद करेगा। चलिए अब आज के एडिटोरियल एनालिसिस पर आते हैं। इसमें आने वाले बजट के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के इकोनॉमिक पाथ पर चर्चा की गई है। एडिटोरियल की शुरुआत प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट से होती है कि 2025 को एक ऐसे साल के रूप में याद रखा जाएगा जब भारत ने रिफॉर्म्स को एक कंटिन्यूअस नेशनल मिशन की तरह ट्रीट किया। ये स्टेटमेंट इंडियन इकोनॉमी की रेजिलियंस यानी उसकी मजबूती और लगातार रिफॉर्म्स की जरूरत को हाईलाइट करता है, खास करके जब 2025 में ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। अब फिक्की के नजरिए से देखें तो आने वाले बजट 2026-27 के सामने कई चैलेंजेस और रिकमेंडेशंस हैं।
जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज है ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखना। इसके लिए कहा गया है कि अलग अलग सेक्टर्स में कंपटीशन को और बढ़ाया जाए। इसी तरह प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक है फिस्कल प्रूडेंस, यानी सरकार जिम्मेदारी से खर्च करे, और दूसरा है पॉलिसी सर्टेनिटी, यानी पॉलिसीज में स्टेबिलिटी हो। तो इन शॉर्ट, बजट को ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बीच एक एकदम सही बैलेंस बनाना होगा। चलिए अब इस एनालिसिस के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं, इन सारी खबरों को सीधे यूपीएससी सिलेबस से जोड़ना। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखा रही है कि आज की खबरें सिलेबस से कैसे कनेक्ट होती हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल की इलेक्टोरल रोल वाली खबर GS2 में ECI की पावर्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से रिलेटेड है। लद्दाख कमेटी टॉक्स, जिसका अखबार में बस एक छोटा सा जिक्र था, वो GS2 में फेडरलिज्म और साथ ही GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी से भी जुड़ती है। और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन तो सीधे सीधे GS3 में इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और साइंस एंड टेक के अंडर आता है। आज की पूरी चर्चा के बेसिस पर अब एक मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है, महत्वपूर्ण खनिज क्या है? भारत की रणनीतिक स्वायत्ता और हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के महत्व पर चर्चा करें। ये 150 शब्दों का है। हमारी आज की चर्चा के आधार पर इसका आंसर लिखने की कोशिश जरूर करिएगा। खत्म करने से पहले चलिए आज के मेन पॉइंट्स पर एक क्विक नज़र डाल लेते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट्स एकदम दिमाग में बैठ जाएं। ये हैं आज के कीवर्ड्स। इलेक्शन कमीशन, जो फेयर इलेक्शंस कराता है। पार्लियामेंट्री प्रोप्राइटी, यानी पार्लियामेंट में आचार व्यवहार। क्रिटिकल मिनरल्स, जो देश की इकोनॉमी और सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हैं। फिस्कल प्रूडेंस, यानी सरकार का फाइनेंशियल डिसिप्लिन। SIR, जो वोटर लिस्ट को अपडेट करने का प्रोसेस है। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी बिना किसी बाहरी दबाव के अपने नेशनल इंटरेस्ट्स में डिसीजन लेने की क्षमता। इन शब्दों को याद रखना प्रिपरेशन के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आज का एनालिसिस यहीं समाप्त होता है। जाते जाते एक सोचने वाला सवाल छोड़ रही हूँ। भारत अपने डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के कोर प्रिंसिपल्स के साथ तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी को कैसे बैलेंस कर सकता है? इस पर जरूर सोचिए। अपनी तैयारी जारी रखिए। हम जल्दी अगले एनालिसिस के साथ मिलेंगे।